फ्यूचर टीचर्स नमस्कार, मैं हूं सूरज। जैसा कि मेरे दोस्त आप जान रहे हैं, मेरे द्वारा यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी बायोलॉजी का सिलेबस मैं आपको वीडियो दे रहा हूं। और आप मुझे आशा आप हमारे सारे वीडियोस को जो माइनर प्लेलिस्ट और मेजर प्लेलिस्ट दोनों दो फॉर्म में जा रहे हैं, मेजर लेक्चर माइनर लेक्चर, और सब सीक्वेंसली मैटर से जा रहे हैं। ऐसा सीक्वेंसली मैटर से आप किसी यूट्यूब पे प्लेटफॉर्म पे नहीं पाएंगे। सीक्वेंसली आप पढ़ते जाइए, सारा वीडियो आपको दिया जाएगा, सारे नोट्स दिए जाएंगे, आपको प्रैक्टिस लेक्चर दिया जाएगा, तो आपको पढ़ते रहना है। खूब जम के पढ़िए, क्योंकि आप जानते हैं वैकेंसी ज़्यादा दिन नहीं है, अलाउ हो जाएगी और उसके बाद आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा प्रिपरेशन के लिए। इन दोस्त लगन से पढ़ते रहिए और अपने आप को फोकस करते रहिए। आप जाने जैसे कि हमारा ह्यूमन हार्ट चल रहा था, ह्यूमन हार्ट में मैंने 3 लेक्चर दे चुका। आज चौथा लेक्चर हमारा है ह्यूमन हार्ट पार्ट 4। यस, पार्ट 4 है। तो अब इसके बारे में ध्यान सुनिए। कुछ चीज़ें बची हुई हैं और कुछ फैक्ट हैं, क्योंकि आपको लर्न करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बार बार मैंने देखा क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे मैं आपको बता दूं क्या क्या। जैसे पहला हार्ट ट्रांसप्लांट किसने किया था, कहाँ किया था, किस सिटी में किया था, कौन डॉक्टर का नाम क्या था, इंडिया में किसने पहले किया था, उस डॉक्टर का क्या नाम था, किस अस्पताल में किया था। दूसरी बात मेरे दोस्त, क्या होता है वो कार्डियोग्राम, ये आपको बताऊँगा, और कैसे मेजर करते हैं भी बताऊँगा। किसने इस फिनोमेना की खोज की, या किसने सबसे पहले बीपी को मापा किसमें। तो ये सब सारे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हैं जो कि आते हैं। ये सारी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं, डिजीज सारा भी बताएंगे उसके बाद। तो चलिए, आपको कंसंट्रेट होकर केवल देखना है, ठीक है दोस्तों। चलिए मेरे दोस्त, बहुत ध्यान रखिए। आज हमारा ह्यूमन हार्ट पार्ट 4। आज मैं आपको बताता हूँ कुछ चीज़ें। सबसे पहले कुछ फैक्ट ध्यान दीजिएगा। जब हमारी एक हार्ट बीट नहीं होती है, क्या एक हार्ट बीट होती है, तो हमारा एक हार्ट बीट में कितने जो 100% ब्लड निकलता है वेंट्रिकल के द्वारा, वो कहाँ कहाँ जाता है। तो मेरे दोस्त 100% में से समझ लीजिए जो हमारा वो होता है कितना, 10%। क्या मेरे दोस्त, 10% ये हमारे हार्ट मसल को जाता है, हार्ट मसल को जाता है। 15% ब्रेन को जाता है, किसको जाता है, ब्रेन को जाता है। और 25% एलिमेंट्री कैनाल हो जाता है, एलिमेंट्री कैनाल हो जाता है। इसके अलावा मेरे दोस्त आप बोलेंगे सर 20% किडनी को जाता है, और जो रिमेनिंग 30% है मेरे दोस्त ऑल बॉडी पार्ट्स। बात में आ गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो मुझे पूछा नहीं जाता, लेकिन मैंने आपको जानकारी ली। मैं बोला ना कि हम कुछ भी छोड़ नहीं रहे हैं। तो जो हमारा एक हार्ट बीट जितना अमाउंट में ब्लड पंप करता है, मान लीजिए उसको 100% मानिए, उसमें से जो 10% है हार्ट मसल को खुद दे दिया जाता है, और 15% ब्रेन को दे दिया जाता है, और 25% एलिमेंट्री कैनाल को जाती है। उसमें आप समझेंगे लीवर आ गया, पैनक्रियाज आ गया, जितने भी सलाइवरी ग्लैंड वगैरह सब में जाता है। 20% केवल किडनी हो गया, केवल किडनी हो गया 20%, और 30% हो गया हमारे ऑल बॉडी पार्ट जो बचे हुए हैं, ना कि आप दोबारा इसको ऐड करेंगे, जो बचे हुए हैं पूरे बॉडी पार्ट, उसमें जाता है 30%। तो 100 हुए ना काउंट करने पे। अगली बात आते हैं। सबसे पहले मेरे दोस्त, क्या होता है स्फिग्मोग्राम। क्या मैंने बोला, स्फिग्मोग्राम क्या होता है। तो ये पल्स प्रेशर के ग्राफ को शो करती है। पल्स प्रेशर के ग्राफ को, मैंने क्या बोला, स्फिग्मोग्राम। मैंने स्फिग्मो मैनोमीटर नहीं बोला, ये आप उसका मुझे कभी सुने नहीं हो। स्फिग्मो मैंने ग्राम बोला, स्फिग्मोग्राम। ये क्या कहता है, पल्स प्रेशर के ग्राफ को शो करता है। पल्स प्रेशर, आपने नाड़ी दर समझ रहे ना, नाड़ी दर के ग्राफ को शो करने वाला है क्या, स्फिग्मोग्राम यंत्र कहलाता है। क्या है, स्फिग्मोग्राम कहलाता है। अगला सर एक और हमारा होता है कि सर स्फिग्मो, अच्छा पहले मैं आपको बता दूं वो उसके बारे में। सबसे पहला फर्स्ट टाइम मेजर ब्लड प्रेशर बाय हेल्स। एक साइंटिस्ट थे हेल्स, कहाँ पे, इन हॉर्स। कब सर, 1733। फर्स्ट टाइम मेजर बीपी बाय
किसके द्वारा मापा गया? हमारे एक साइंटिस्ट थे हेल्स के द्वारा मापा गया। किसमें? इन हॉर्स, घोड़े में मापा गया था 1733 में। ठीक, अगली बात, इन ह्यूमन मनुष्य में कितने मापा था बीपी को? तो ह्यूमन में एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था वेबर। क्या नाम था? वेबर। इन्होंने मापा था कब सर? 1854 में। 1854 में। तो क्या बोला उन्होंने? सॉरी 64 में। 1864 में वेबर के द्वारा मापा गया था। किसमें? ह्यूमन में। क्या मापा गया था? बीपी सर। क्या मापा गया था? ब्लड प्रेशर। ठीक, भूलेंगे नहीं ना? ह्यूमन में सबसे पहले बीपी मापने वाले आदमी साइंटिस्ट का नाम वेबर है। फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हार्ट बीट ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय वेबर नाम के साइंटिस्ट थे 1864 में। अगली बात सर, स्फिग्मोमाइनोमीटर क्या है सर? ये बीपी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। बीपी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। किसके द्वारा बनाया गया था? तो आप बोलेंगे एक साइंटिस्ट थे रीवा रॉकी। एक साइंटिस्ट थे रीवा रॉकी। तो क्या नाम था? रीवा रॉकी ने। स्फिग्मोमाइनोमीटर क्या है? एक बीपी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। किसके द्वारा बनाया गया था? रीवा रॉकी नाम के साइंटिस्ट द्वारा बनाया गया था। इतना मुझे आशा है कि आप याद रखेंगे। अगली बात क्या होता है सर? ये तो हमारा हो गया कौन? ये तो हमारा हो गया क्या? स्फिग्मोमाइनोमीटर के बारे में हो गया। आगे आ जाते हैं, स्फिग्मोग्राम हो गया फर्स्ट टाइम। हाँ, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट बात, फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट इन वर्ल्ड। तो एक साइंटिस्ट थे, नाम नहीं भूलेंगे उनका, सॉरी साइंटिस्ट नहीं थे, डॉक्टर थे और अच्छा मैं अभी लिख दूँ, फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट इन इंडिया। देखिए यहाँ पे कौन थे? क्रिश्चियन, पूरा नाम लिख दूँ क्या? क्रिश्चियन बर्नार्ड एक साइंटिस्ट थे। क्या नाम था? क्रिश्चियन बर्नार्ड एक साइंटिस्ट थे। कब किए थे सर? मैं यहाँ डेट लिख दे रहा हूँ दूसरे पेज से। चलिए, एक किए थे 3 दिसंबर को और 1900 कब को किए थे? 64 को, 1967 को, सॉरी 1967 को किए थे, यस। और कहाँ किए थे? साउथ अफ्रीका में। कहाँ पे? एक सिटी था केप टाउन सिटी में। केप टाउन सिटी में एक हॉस्पिटल था साउथ अफ्रीका में, और वहाँ पे 3 दिसंबर को 1967 में हमारे क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा क्या किया गया था? हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया था। ठीक, भूलेंगे नहीं ना? इंडिया में आ जाइए। इंडिया में तो किया गया था डॉक्टर बेनू गोपाल के द्वारा। डॉक्टर बेनू गोपाल के द्वारा किया गया था। कब सर? 3 अगस्त 1994 को। 3 अगस्त 1994 को, मुझे आशा है आपको दिख रहा होगा। तो 3 अगस्त 1994 को, 1994 को किया गया था डॉक्टर वेणुगोपाल द्वारा। कहाँ सर? दिल्ली एम्स हॉस्पिटल में। दिल्ली एम्स हॉस्पिटल में किया गया था। इतनी बात समझ आ गई? तो मेरे दोस्त से कुछ डाटा है, आप याद रखेंगे। बात समझ आ गया?
क्या बोलेंगे कि सर हार्ट बीट के बारे में मैंने बता दिया कितना होता है, एक हार्ट बीट में कितना ब्लड पंप किया था, ये ब्लड अमाउंट है, ये ब्लड अमाउंट, ब्लड अमाउंट कहाँ कहाँ जाता है, ये ब्लड अमाउंट कहाँ कहाँ जाता है। तो हार्ट बीट स्पेक्ट्रोग्राम क्या होता है, फर्स्ट टाइम मेजर किया था बीपी को किसने, हेल्थ ने, किसमें, घोड़े में, और फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन में किसने किया था, बेगर नाम के साइंटिस्ट में। और स्पेक्ट्रोमैनोमीटर को किसने बनाया था, तो लिवर रॉकी ने बनाया था, प्लस बीपी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट इन वर्ल्ड किसने किया था, क्रिश्चियन बर्नार्ड नाम के साइंटिस्ट ने किया था। फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट इन इंडिया किसने किया था, डॉक्टर बेनी गोपाल किए थे 1994 को 3 अगस्त को। ठीक है दोस्त, तो ये था ये। अब आपको आगे ले चलता हूँ, आपको बताता हूँ कि हमारा क्या होता है ECG एंड मतलब उसके दो सिस्टम हैं, एक हमारा हो गया क्या ECG और एक हो गया हमारा क्या, तो आप जानते हैं जैसा कि वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो इसको हम देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि सर क्या होता है आर्टिफिशियल पेसमेकर। पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, एक होता है हमारे हेड में पेसमेकर, पिछले लेक्चर नहीं देखे प्लीज जाके देखिए, जिसको बोलते हैं ऐसे नोड को ही बोलते हैं पेसमेकर। एक होता है पेस सेटर, इसको बोलते हैं एवरी नोड को बोलते हैं पेस सेटर। तो मेरे दोस्त ये आप जानते हैं दोनों ही हमारे राइट ऑर्गन में पाए जाते हैं, दोनों ही हमारे राइट ऑर्गन में पाए जाते हैं। तो आर्टिफिशियल पेसमेकर क्या होता है, अच्छा एक गजब की बात, अगर सर पेसमेकर डैमेज हो जाए तो अगर देखिए पेसमेकर अगर एक्टिव है तो हार्ट बीट बहुत ध्यान सुनिएगा 72 से 72 टाइम्स धड़कता है, 70 से 72 बार। अगर हमारे किसके कौन ठीक है पेसमेकर ऐसे नोड, और अगर मेरे दोस्त हमारा ऐसे नोड डैमेज हो गया, हमारा ऐसे नोड क्या हो गया डैमेज हो गया, तो हार्ट बीट जो होगा ऐसा नहीं कि बंद हो जाएगा, होगा बट 40 टाइम्स होगा। कितनी टाइम्स होगा 45 टाइम्स, 40 to 45 टाइम्स होता है। बात में आई रहे, अगर आपसे किसी टीचर ने पूछा ये बताइए ऐसे नोड मान लीजिए डैमेज हो गया तो क्या होगा, तो बोलेगा ऐसा सर नहीं कि हार्ट बीट बंद हो जाएगा, सर हार्ट बीट चलेगा, बट रीजन क्या है सर, हार्ट बीट का जो रेट है वो सर स्लो हो जाएगा। जैसे पर मिनट हमारा होता है 72 टाइम्स से 72 टाइम्स होता है, 70 से 72 बार। सर वो जब ऐसे नोट ठीक रहता है तब होता है, लेकिन जब सर ऐसे नोट डैमेज हो जाएगा तो सर हो जाएगा हमारा क्या 45 टाइम्स सर हो जाएगा, एक मिनट में 45 बार 40 बार ऐसा हो जाएगा सर। आप क्वेश्चन टीटी वहाँ जब इंटरव्यू में बैठेंगे आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा, आप हमें बताइए जब चल रहा है 42 टाइम्स तो क्या दिक्कत है, तो बोलिएगा सर जो हमारे 72 टाइम से पूरी बॉडी में जितना ब्लड सप्लाई होती थी सर उतने अमाउंट में ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगा, जिससे सर जो हमारे टिश्यूज हैं वो उनको समझ लीजिए वो डैमेज होने लगेंगे सर, और सर डैमेज होकर के टिश्यू डीजनरेशन होने लगेगा, हमारे जो ऊतक हैं क्षतिग्रस्त होने लगेंगे, जिससे क्या होगा जो ऑर्गन है वो धीरे धीरे डैमेज होने लगेगा। जब ऑर्गन डैमेज होने लगेगा बॉडी डैमेज को होते चली जाएगी और वीक होते चली जाएगा और व्यक्ति एक समय आएगा वो व्यक्ति मर जाएगा। तो बात में आ गया ना मैंने क्या बोला, तो आप बोलेंगे सर पेस सेटर सॉरी एसे नोड एवी नोड में ये डिफरेंस है, एसे नोड नहीं रहेगा तो ऐसी बात नहीं हार्ट बीट नहीं होगा सर, लेकिन उसका रेट क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। ऐसे नोड रहेगा तो नॉर्मल जैसे होता है वैसे होता रहेगा, उतनी ब्लड सप्लाई होती रहेगी, यही डिफरेंस है मेरे दोस्त, इसको आप जानते रहेंगे। अच्छा आर्टिफिशियल पेसमेकर क्या होता है, तब यही ओपन हार्ट सर्जरी जब करते हैं तो मेरे दोस्त यही सब बोलते हैं कि उनको छल्ला वाला सिस्टम हो गया, छल्ला वाला तो ऐसे पड़ जाता है, और ओपन हार्ट सर्जरी में ये सब डैमेज हो जाता है, ऐसे नोट पेसमेकर लगाया जाता है, आर्टिफिशियल पेसमेकर लगाया जाता है, इसलिए ऐसा वो तब वो अपने नॉर्मल रेट पे आ जाता है हार्ट बीट। दूसरी बात आपको बता दूँ, अभी मुझे रेगुलेशन ऑफ हार्ट पढ़ाना है तो अभी आपको जो बताऊँगा अभी बताऊँगा एक चीज़, तो और आगे इसे बढ़ते हैं। तो सर पहले हम आपको बता दें क्या होता है ECG, दो ECG, एक है ECG एवी ECG,
एक का नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, एक है सर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इसमें सर क्वेश्चन है सर कौन इंस्ट्रूमेंट है, तो मोस्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट क्या कहेंगे सर, जो ग्राम है वही सर हमारा इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन मेरे दोस्त यहाँ पता नहीं क्या बात है, यहाँ उल्टा है। अभी देखिए जैसे मैंने आपको बताया था पल्स प्रेशर को मापने के लिए स्फिंगोग्राम लगने पे लगता है कि वो क्या शो करेगा, वो हमारा मशीन है ऐसा ये वाला है, हार्ट बीट को मतलब पल्स रेट को बताने वाला। लेकिन नहीं मेरे दोस्त, वो पल्स प्रेशर को ग्राफ के रूप में दिखाता है, जबकि उसका नाम क्या है, स्फिंगोग्राम। ऐसे यहाँ देखिए इस जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है वो सच में लगता है इंस्ट्रूमेंट है कि जो हार्ट बीट को बताएगा, ऐसा नहीं है। ये ग्राफ को शो करता है, जबकि जो ग्राफ है वो हार्ट बीट को बताता है। इसको ध्यान दीजिएगा, ये हमारे किसको बताता है, तो ये ग्राफ को शो करता है, एक ग्राफ शो करता है, ग्राफ। और जो सर एक है ये हमारा सर जो होता है वो हार्ट बीट बताता है। ये क्या बताता है, हार्ट बीट बताता है। तो भूलेंगे नहीं ना, ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है जो कि हार्ट बीट को ये मेजर करता है। और जबकि सर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो है ये ग्राफ शो करता है, ग्राफ शो करता है, ठीक है, ये ग्राफ शो करता है। अभी जो मैं बताऊंगा आपको ग्राफ। अच्छा मैं लाया नहीं, अभी मैं आपको किसी शॉर्ट वीडियो में आपको ग्राफ पेपर मतलब जो होता है ईसीजी निकलता है, आपने देखा होगा, हो सकता है आपके घर में कोई पेशेंट वगैरह हो, इतना बड़ा लंबा निकलता है, डॉक्टर वगैरह जांच लिख देते हैं, ऐसे खर्रा पूरा आता है खर्रा सा, तो ये ना वही चीज़ आपको दिखा दूंगा लाइव में, आपको घुमाएंगे। चलिए, लेकिन हमें जो पढ़ाना है हम आपको पढ़ा दें कि सर ये जो ईसीजी है क्या क्या इंडिकेशन देती है सर, कैसे हम समझ सकते हैं सर कि ये हम मान लीजिए किसी का हमें रिपोर्ट मिला ईसीजी का, तो सर हम कैसे उसको समझेंगे। तो मेरे तो फुल कंसंट्रेशन के साथ देखिए, मैं आपको 1 बाय 1 क्लियर कर देता हूँ कौन क्या होता है। चलिए बहुत ध्यान देखिएगा। ध्यान देखिए मेरे दोस्त, ये हमारा है ओ, हमारा ईसीजी है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है, नॉट ग्राफ है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है। ये क्या होता है सर, पी, ये क्या होता है सर, क्यू, ये क्या होता है सर, आर, ये क्या होता है सर, एस, ये क्या होता है सर, टी। दे रहे ना। और आपको कितने वेव दिख रहे हैं, तो मोस्टली आपको दिख रहे होंगे, ए दिख रहा होगा पी वेव, ए दिख रहा होगा क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स वेव, ठीक। और एक आपको दिख रहा होगा टी वेव, टी वेव। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, ध्यान से पहले सुनिए, मैं लिखता हूँ और ध्यान सुनिए। जो पी वेव मेरे दोस्त, मैंने जब आपको पढ़ाया था हार्ट बीट मैकेनिज्म, कार्डियक साइकिल जब मैंने बताया था, मैं आपको बता रहूँगा, ये एकदम अगर आपको क्लियर है तो यहाँ पे बताऊंगा, आपको क्लियर होता जाएगा। जैसे सुनिए, जो पी वेव है वो आरिकुलर सिस्टोल को शो करता है। क्या, पी वेव आरिकुलर सिस्टोल को शो करता है। और मुझे बताइए आरिकुलर सिस्टोल कितना टाइम लेता है, 0.1 सेकेंड। आरिकुलर सिस्टोल कितना टाइम लेता है, 0.1 सेकेंड। उसके बाद 0.1 सेकेंड के बाद ये हमारा चालू हो जाता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल कितना टाइम लेता है, 0.3 सेकेंड, 0.3 सेकेंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ये क्यू आर एस जो कॉम्प्लेक्स नहीं दिखा है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जो है ये शो करता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। और ये जो टी वेव है इट शो, अब मैं यहाँ लिखूंगा नहीं तो अभी मौका पड़ जाएगा। चलिए ध्यान देते हैं, टी वेव क्या होता है, ये सर शो करता है आरिकुलर सिस्टोल को, आरिकुलर सिस्टोल को शो करता है सर। टाइम सर कितना रहता है, 0.1 सेकेंड का, 0.1 सेकेंड के लिए होता है, इसलिए तो छोटा सा वेव बनता है। अभी अगर ये और हाई होता तो ऐसे उठ जाता कि नहीं उठ जाता, लेकिन छोटा सा है 0.1 सेकेंड, जैसे उठता हो तैसे खत्म हो जाता है 1 सेकेंड, इसलिए छोटा बनता है। कॉन्सेप्ट क्लियर, बहुत ईजी है, क्यों घबराइए नहीं, सुनते रहिए। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स के वेव क्या होता है सर,
इसमें मेरे दोस्त 3 वेव एक्स्ट्रा होती हैं, जैसे QRS कॉम्प्लेक्स वेव लिखा गया, जबकि आपको 3 वेव दिख रहा है। ध्यान दीजिए, पहला आपको वेव दिख रहा है ये वाला, आपको वेव दिख रहा है एक ए हो गया और एक ए। तो जो Q वाला वेव है छोटा सा है, देखिए इतना छोटा सा है, ये नीचे की तरफ है, ये छोटा सा है, लेकिन ये देखिए R क्या है, बड़ा सा है। तो ये जो तीनों वेव मिलेंगी तो इसलिए नाम है इसका पड़ा QRS कॉम्प्लेक्स। अगर आपसे इंटरव्यू पूछे कि ये आप हमें बताइए क्यों QRS कॉम्प्लेक्स कहते हैं, तो बोलेगा सर क्योंकि इसके पास खुद ही इसके अंदर में 3 वेव है, इसे हमने कॉम्प्लेक्स कर दिया। कॉम्प्लेक्स जटिल। देखिए Q एक वेव हो गया, R एक वेव हो गया, एक हो गया सर S, जिसमें सर Q और S जो सर बहुत स्मॉल है, जबकि R जो सर उसमें बड़ा है। तो ये क्या करता है, ये शो करता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल को। किसको? वेंट्रिकुलर सिस्टोल को। सर टाइम जो रहता है 0.3 सेकेंड। कितना सर? 0.3 सेकेंड। और सर जो टी वेव है ये क्या शो करता है, तो ये भी आप लिखेंगे टर्मिनेट वेंट्रिकुलर सिस्टोल। टर्मिनेट समझते हैं, खत्म हो रही, अंतिम इसकी कॉन्सेप्ट में यहाँ चल रहा होता है, यहाँ चल रहा होता है, यहीं आके खत्म हो जाता है। टी वेव पे आके वेंट्रिकुलर सिस्टोल खत्म हो जाता है एंड इनिशिएट डायस्टोल प्रोसेस, और यहीं से डायस्टोल प्रोसेस चालू हो जाता है। भूलेंगे नहीं ना, मैंने क्या बोला, यहीं पे आ करके वेंट्रिकुलर सिस्टोल भी खत्म हो जाता है और यहीं से रिलैक्सेशन चालू हो जाता है। क्योंकि मैं आपको बताया था ज्वाइंट डायस्टोल, इसको क्या बोलेंगे, ज्वाइंट डायस्टोल। याद करिए हमारी क्लास पीछे वाले मेरे दोस्त, कुछ नहीं है सिलेबस आपको समझ में नहीं आता, केवल थोड़ा सा धैर्य चाहिए और एक अच्छा सा गाइडेंस आपको चाहिए, बाकी सब आसान है। और थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा घर पे, है ना, आप कुछ नहीं मेरे दोस्त। तो देखिए मैंने क्या बोला था आपको, याद करिए आरिकुलर सिस्टोल पढ़ाया था, फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल बताया था, उसके बाद जस्ट मैंने ज्वाइंट डायस्टोल बताया था। देखिए आरिकुलर सिस्टोल हो गया, उसके बाद 1 सेकंड बाद क्या चालू हो गया हमारा QRS का मतलब वेंट्रिकुलर सिस्टोल, यहाँ से चलता हुआ यहाँ तक गया, इसका प्रभाव रहा, इसके बाद प्रभाव इसका खत्म हो गया। उसके बाद में अच्छा बोलोगे सर क्यों लंबा बना, क्योंकि सर टाइम टेकिंग देखिए ना 0.3 सेकेंड है, इसलिए इसका क्या बना, लंबा बना। उसके बाद सर क्या होता है, यहाँ पे हमारा सर ज्वाइंट डायस्टोल आ जाता है। क्या आ जाता है, ज्वाइंट डायस्टोल आता है। ज्वाइंट डायस्टोल के आने से सर क्या हो जाता है हमारा कि सर रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट, बहुत इंपॉर्टेंट है रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कि हमारे हार्ट बीट को रेगुलेट करने वाला सेंटर कौन है, अभी से बता रहा हूँ, ध्यान सुन जाइए। सबसे पहले मेरे दोस्त आप जानते हैं हमारा हार्ट जो होता है ये ऑटोरिदमिक है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन सर, क्या है, ऑटोरिदमिक है सर, एंड ऑटो एक्साइटेबल है। क्या सर, ऑटो एक्साइटेबल है सर, स्वयं ये उत्तेजित होता है और स्वयं सर अपने लयबद्ध तरीके से धड़कता रहता है। बट सर क्या होता है, ये यहाँ पे लेकिन न्यूरल एंड हार्मोनल इफेक्ट आर अकर। जो न्यूरल इफेक्ट है और हार्मोनल इफेक्ट है ये हमारे हार्ट बीट पे होता है, लगता है, ऐसी बात नहीं कि नहीं लगता है, होता है। लेकिन अगर कोई आपसे ये कहे कि हमारे हार्ट बीट को हमारे हार्ट को जो धड़काता है वो ब्रेन करवाती है या हार्मोन करवाता है, ये गलत है। मैंने क्या बोला फिर से सुनिए, मैंने कहा अगर आपसे कोई टीचर पूछे या कोई आपसे आप क्लासमेट या कोई लड़का पूछे एस्पायरेंट कि ये बताइए हमें क्या हमारे हार्ट को कौन सा ब्रेन से करवाता है, उसको कॉन्ट्रैक्ट करवाता है या हार्मोन वगैरह, तो आप बोलेंगे इनमें से कोई नहीं करवाता है, लेकिन ये दोनों उस पर इफेक्ट डाल सकते हैं। मैंने क्या बोला, इफेक्ट डाल सकते हैं लेकिन चालू नहीं करवा सकते। हमारा हार्ट ऑटो एक्साइटेबल है, स्वयं उत्तेजित होता है, ऑटो रिदमिक एंड स्वयं लयबद्ध के तरीके से चलता रहता है। इस बात को आप भूलेंगे नहीं, मैं फिर से एक बार जोर दे रहा हूँ मेरे दोस्त। अगर आपसे कोई पूछे क्या हमारा हार्ट ब्रेन के द्वारा चलता है, हार्ट के द्वारा चलता है, आप बोलेंगे नो सर,
वो स्वयं चलता है, लेकिन न्यूरल एंड हार्मोनल इफेक्ट पड़ता है। अब देखिए कैसे क्या होता है। तो पहले मैं आपको न्यूरल पढ़ा देता हूँ। न्यूरल में हमारे दो रीजन है, एक है मेडुला ऑब्लंगाटा, ये जब ब्रेन पढ़ाऊंगा तब आपको लेक्चर मिलेगा, मेडुला ऑब्लंगाटा, और एक है स्पाइनल कॉर्ड। ये क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। समझ में आ रही है? एक है मेडुला ऑब्लंगाटा, एक है स्पाइनल कॉर्ड में। यहाँ सर क्या होता है, इनके पास कार्डियक सेंटर होता है। क्या होता है? कार्डियक सेंटर होता है। कार्डियक सेंटर होता है सर, ये दो प्रकार का होता है। कि कितने प्रकार होता है? दो प्रकार होता है। एक सर होता है कार्डियो इनहिबिटरी, कार्डियो इनहिबिटरी, और सर एक होता है कार्डियो एसिलेटरी, कार्डियो एसिलेटरी होता है। एसिलेटरी में क्या होता है? इंक्रीज करना। और ये क्या होता है? चेक, रोकना। क्या करता है? प्रिवेंट, दैट मीन्स चेक करता है, चेक, रोक लगाता है। जबकि वो क्या करता है? इन्हांस करता है। सर यहाँ पे कौन काम करता है? तो अब यही क्वेश्चन है, ध्यान सुनिएगा। कार्डियो इनहिबिटरी जो होते हैं वो पैरासिम्पैथेटिक होते हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्व होते हैं। और जो ये होती है कार्डियो एसिलेटरी, ये होती हैं सिंपैथेटिक, ये होती है सिंपैथेटिक नर्व। बोलेंगे नहीं ना? सिंपैथेटिक नर्व होती हैं। अब सर जो पैरासिम्पैथेटिक होती हैं, यहाँ से सर एक वो निकलता है क्या? तो आप जानते हैं यहाँ से एक केमिकल निकलता है, उस केमिकल का नाम क्या है? एसिटिल कोलिन, एसिटिल कोलिन। यहाँ कोलिन, सॉरी, यहाँ से क्या निकलता है? यहाँ निकलता सर एड्रीनेलिन, एड्रीनेलिन। तो एसिटिल कोलिन निकलता है, इसलिए ऐसे नर्व को बोलते हैं कोलिनर्जिक नर्व, कोलिनर्जिक नर्व। इसको बोलते हैं एड्रीनर्जिक, एड्रीनर्जिक नर्व। भूल गए ना? तो ये क्या करता है मेरे दोस्त? ये हमारा चेक लगाता है। कार्डियो इनहिबिटरी है, तो इनहिबिटरी में क्या जाते हैं? इनहिबिटरी क्या होता है? रोकना। इनहिबिटरी क्या होता है? रोकना। तो ये पैरासिम्पैथेटिक के अंतर्गत काम करता है। और कार्डियो एसिलेटरी क्या होता है? सिंपैथेटिक नर्व का काम करता है। यहाँ पे एड्रीनेलिन होता है। अब एक क्वेश्चन, आपने अगर किसी पेशेंट को देख रखा होगा, मैं तो देख रखा हूँ, हो सकता आप भी कभी देखे हों, जैसे किसी का हार्ट बीट बिल्कुल बैठ गया, किसी का हार्ट बीट बिल्कुल बैठ गया, क्या करते जानते हैं मेरे दोस्त? एड्रीनेलिन का इंजेक्शन दे देते हैं उसको, एड्रीनेलिन का इंजेक्शन दे देते हैं, उसी बेड पे घमाघम वो उसका जो ये है चेस्ट रीजन चलने लगता है। ये एड्रीनेलिन इंजेक्शन का कमाल है। उस व्यक्ति को एड्रीनेलिन दिया गया, उसकी हार्ट बीट को बैठ ना पाए, वो इन्हांस हो जाए, बढ़ जाए, इसलिए उस व्यक्ति को क्या, कौन सा इंजेक्शन दिया गया? एड्रीनेलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। बात में आ गई? इसलिए इस बात को भूलना नहीं मेरे दोस्त। ये था किस प्रकार का? न्यूरल हार्मोन, न्यूरल इफेक्ट। कैसा था? न्यूरल। अब आगे चला हार्मोनल। हार्मोनल जैसे बता रहा हूँ, तो मेडुला ऑब्लंगाटा और स्पाइनल कॉर्ड में कार्डियक सेंटर होता है। मेडुला ऑब्लंगाटा एंड स्पाइनल कॉर्ड में क्या होता है? कार्डियक सेंटर होता है, जो दो प्रकार से काम करता है, कार्डियो इनहिबिटरी और कार्डियो एसिलेटरी। कार्डियो इनहिबिटरी जो सब होता है वो चेक करता है, पैरासिम्पैथेटिक नेचर का होता है, और जो कार्डियो एसिलेटरी है वो सब सिंपैथेटिक नेचर का होता है। इतनी बात में आ गई। अब हार्मोनल सुन लीजिए। हार्मोनल होते हैं, आप जानते हैं, मैं ये पढ़ा रहा हूँ हार्मोनल। आप जानते हैं हमारा एक किडनी है एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड में एक जगह है जिसका नाम है मेडुला। क्या है? मेडुला। जैसा कि आप जानते हैं कॉर्टेक्स होता है, एक मेडुला होता है, तो हमें मेडुला से मतलब कॉर्टेक्स से नहीं। मेडुला से हार्मोन निकलते हैं दो। कौन कौन? एक होता है एड्रीनेलिन और एक होता है नॉन एड्रीनेलिन। अब यही बात कॉन्सेप्ट है। सर ये क्या करता है? तो आप बोलेंगे सर ये बढ़ाता है। सर ये क्या करता है? आप बोलेंगे सर ये घटाता है। तो इस प्रकार से हमारा क्या होता है? एक केमिकल हो गया, और ये भी कैसा था? न्यूरल था। ये क्या था? अभी जो मैंने बताया
एक केमिकल में बता रहा था, सॉरी हार्मोनल, ये दैट मीन्स ये हो गया। और न्यूरल ये भी ये बताया गया आपको, ये न्यूरो बताया गया मतलब ब्रेन से रिलेटेड। तो मेरे दोस्त और चलिए अब इसके बाद हम पढ़ते हैं, ये हो गया। अब हम पढ़ते हैं बीमारी, क्या पढ़ते हैं, बीमारी को। अब हम इसके आगे ले चलते हैं। चलिए देखते हैं डिजीज, सारे डिजीज को देखते हैं। पहले मैं आपको मेरे दोस्त मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आपने सुना होगा कुछ भी किसी व्यक्ति को अगर सडनली उसकी मौत हो जा रही है तो नॉर्मली लोग क्या कह देते हैं कि उनको हार्ट अटैक हो गया, उनको क्या हो गया, हार्ट अटैक हो गया। मेरे दोस्त ये टोटली रॉन्ग है। मैं अभी आपको 10 बीमारियां बता रहा हूं, केवल हमारे हार्ट से रिलेटेड है। किससे, हार्ट से रिलेटेड केवल 10 बीमारियां बता रहा हूं, मेरे ख्याल से 10 होंगे, जिनसे क्या होता है कि इसमें से 2-4 को छोड़ करके सबका रिजल्ट क्या है, मौत। तुरंत सडनली सबका रिजल्ट है सडनली मौत, अचानक मौत से आती है। इसलिए लोग व्यक्ति क्या समझते हैं कि, और नॉर्मली क्या कह देते हैं समझेंगे लोगों को कि उनको हार्ट अटैक हो गया। ऐसा नहीं मेरे दोस्त, हार्ट में डिफरेंट टाइप के कॉन्सेप्ट हैं जिसकी वजह से व्यक्ति की मौत हो जाती है। तो वही मैं आपको बताता हूँ कि ध्यान से केवल सुनिए। तो सबसे पहले है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन पहले मैं आपको बता दूँ, नॉर्मली आप जानते हैं आपके घर में या किसी के आजू बाजू पड़ोस में बेशक मिलते हैं, जिनको बोलते हैं नॉर्मली लोग लो बीपी, हाई बीपी। मेरे दोस्त लो बीपी क्या होता है और हाई बीपी क्या होता है, डिफरेंस सुनिए। लो बीपी जैसे हम लोग समझते क्या है, जैसे हम लोग का एक सिस्टोलिक प्रेशर होता है, एक डायस्टोलिक प्रेशर होता है। तो जैसे सिस्टोलिक प्रेशर को क्या बोलते हैं कि 120 होता है नॉर्मल, और डायस्टोलिक प्रेशर 80 होता है mmHg। आपने इस थर्मोमीटर अभी जस्ट मैं आपको बता भी रहा था उसके बारे में पूरा डिटेल में। तो वो हो गया हमारा। अब मेरे दोस्त उसमें से क्या है कि ये जो है, जैसे लो बीपी आपको है तो इसका मतलब नहीं कि केवल लो बीपी में जो 120 है वही घट जाएगा और जो लो वाला वो नॉर्मल रहेगा, नहीं नहीं नहीं, जो 120 है वो भी उसको बिलो आएगा उसकी, और जो 80 है वो भी उसके बिलो आएगा, तब जाके वो होगा लो बीपी, हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन एकदम सेम ऐसे अपोजिट कर दीजिए। हाई बीपी में क्या होता है कि नहीं समझ रहा है आपको, केवल जो नॉर्मल वाला 80 वाला है वो बढ़ जाएगा, बाकी 120 सही रहेगा। 120 भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, और हमारा 80 भी क्या होगा, बढ़ेगा। मैंने हिंट्स दे रखा है आपको। जैसे मान लीजिए किसी को लो बीपी है तो आप जानते हैं नॉर्मल कितना होता है, 80। सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया है, ये उल्टा कर दीजिए। मान लीजिए इसको 100 हो गया, ये जो 120 होता है ना, और ये 80 हो गया, सॉरी 70 कर दीजिए। ये हमारा 135, इसको कर दीजिए 90। आप लिखते ना यार, ये नहीं लिखते 180 ऐसे। तो ये सिस्टोलिक प्रेशर होता है, ये डायस्टोलिक प्रेशर होता है। तो इसमें अगर उसको लो बीपी है, देखिए लो से घट गया कि नहीं, 100 हो गया, ये भी क्या हो गया, लो घट गया कि नहीं, देखिए 80 होता ना, ये भी कितना हो गया 70। यहाँ देखिए हाई बीपी में क्या होता है, हाइपरटेंशन में 135 है जबकि ये कितना होता है 120, और यहाँ 90 है जबकि ये कितना होता है 80। ये नॉर्मल डाटा है, ये कैसा डाटा है, नॉर्मल डाटा है, जबकि ये डिजीज है। आजकल तो बहुत आम बात हो गया, मैं लाया नहीं इस स्फिग्नोमैग्नेटोमीटर, मैं आपको दिखा देता। लोगों घर पे होता है, लोग खुद ही मेजर कर लेते हैं। इसमें बहुत बड़ी वो नहीं है कि मुझे सर बीपी मापने नहीं आता, ऐसा कोई बहुत बड़ा लोचा नहीं है, ये और नॉर्मल चीज़ है। वैसे मैं आपको स्टेथोस्कोप दिखाया ही था, स्टेथोस्कोप जस्ट आपको दिखा देता हूँ। और इधर देखिए, ये ब्रेडिकार्डिया क्या होता है, ब्रेडिकार्डिया लो हार्ट बीट। इसमें आप ध्यान सुनिएगा, हार्ट बीट लो हो जाए वो ब्रेडिकार्डिया, हार्ट बीट फास्ट हो जाए वो टैकीकार्डिया। आप सर बोलेंगे कि सर कैसे बता दीजिए। ऐसे आप जानते हैं 72 टाइम्स हमारा हार्ट बीट है 1 मिनट में, 1 मिनट में 72 टाइम्स है मेरे दोस्त। जब उससे बढ़ जाए तो हमारा हो जाता है टैकीकार्डिया। टैकी में साइंस में कहीं भी आ जाएगा, उसका मतलब फास्ट, और कार्डिया में सजाने कार्डियक रेट से हमारा दैट मीन्स हार्ट बीट। और ब्रेडी मीन्स होता है बिलो, दैट मीन्स स्लो, और कार्डिया में जाने में है हमारा हार्ट बीट। तो अगर आपका हार्ट बीट स्लो हो तो हो जाएगा ब्रेडिकार्डिया, अगर हाई हो तो हो जाएगा टैकीकार्डिया। तो मेरे दोस्त इन दोनों कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे। तो मैंने लिख दिया है ब्रेडिकार्डिया लो हार्ट बीट, दैट मीन्स देखिए 72 टाइम्स होता है, यहाँ कितना है 50 हो सकता है, 60 हो सकता है, 65 हो सकता है, लेकिन 72 टाइम्स हमेशा नीचे रहेगा, इतना आपको ध्यान देना है। तो 50 हो सकता है, 60 हो सकता है, 62 हो सकता है,
या इसके अलावा 65 हो सकता है, 68 हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। ये पर मिनट का डाटा है, इतना हो जाएगा। जबकि नॉर्मल कितना है 72। 70 इन दोनों के लिए क्या नॉर्मल होता है 72, क्या होता है नॉर्मल 72। लेकिन हाई कितना इधर है। और टैकीकार्डिया देखिए कितना होता है 72 होता है ना, लेकिन देखो 75 80 75 80 ऐसे चलेगा, वो टैकीकार्डिया है। अगला देखिए दोस्त एंजाइना पेक्टोरिस, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिजीज। दैट मीन्स डिजीज उस तरह से इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बता रहा हूँ, इससे बहुत बार पूछा जाता है इंटरव्यू वगैरह में भी और नॉर्मली भी पूछा जाता है। एंजाइना पेक्टोरिस सर क्या होता है। एंजाइना पेक्टोरिस मेरे दोस्त, ये मैंने 1-2 केस मैंने अपने जीवन में लाइव अभी इस स्टेज तक लाइव देख रखा है एंजाइना पेक्टोरिस का। जैसे अगर कोई व्यक्ति बहुत हार्ड वर्क कर दे, बहुत हार्ड वर्क कर दे, उसके बाद आया अचानक घर पे और रेफ्रिजरेटर का पानी पी ले या ठंडा ठंडा खाना खा ले, ये जब ये सब ऐसा कर लेगा तो मेरे दोस्त क्या होता है बिना रेस्ट किए उसको ये तुरंत झटका आ सकता है एंजाइना पेक्टोरिस। मेरे पड़ोस में ही एक लोग को ऐसा ही हुआ। वो आप जानते हैं ना, लारी खींच के आए, बहुत उस पर भार था, उसके बाद लेके आए। उसके बाद क्या हुआ अचानक उनको उन्होंने प्यास लगी थी, खूब ज़्यादा पानी पी लिए और एकदम पूरे उनकी बदन जो है, उनके पैंट उनकी शर्ट वगैरह पूरी बदन उनको भीगी थी स्वेटिंग से, इतना ज़्यादा स्वेटिंग हो रखा था। उन्होंने आके तुरंत पानी पी लिया और मेरे दोस्त जब पानी पी के ही उनकी पत्नी ने उनके लिए भोजन लेके आया कि मुझे भूख भी लगी है, भोजन लेके आओ। वो लाके उनको चेयर पे टेबल पे लगाई ही नहीं, तैसे ही उनको अटैक आ गया। और उन्होंने कहा, क्या कहा मैं आपको बता दूँ, लेफ्ट हैंड में, इस डिजीज में लेफ्ट हैंड में और इस यहाँ पे नेक रीजन में, दैट मीन्स थ्रोट रीजन में मेरे दोस्त एहसास होते देता है, हमारा बॉडी एहसास दे देता है कि आपको एंजाइना पेक्टोरिस होने वाला है जस्ट। और सबसे पहले पेन उठता है चेस्ट में उठेगा, हैंड में फीलिंग देता है, थ्रोट पे देता है। तो इस तरह से मेरे दोस्त, अच्छा आप क्वेश्चन है सर ये कैसे क्यों, मेरे दोस्त आप जानते हैं हार्ट की वर्जिन जो हुई है और हाथ की वर्जिन जो हुई है, ये मेरे दोस्त यही नेक रीजन से ही हुई है। उसी एम्ब्रियोनिक के स्टेज में इसी रीजन से हुई थी। इसलिए जो लक्षण हार्ट में होता है वो लक्षण हमारे हाथ में भी एहसास हो जाता है। इसलिए मेरे दोस्त सबसे पहले लक्षण यहाँ पे आता है, इसको आप भूलेंगे नहीं। तो ये हो गया क्या हमारा एंजाइना पेक्टोरिस। अच्छा इसका एक नाम और है, ध्यान दीजिएगा, आर्टरियोस्क्लेरोसिस। मैंने क्या बोला, आर्टरियोस्क्लेरोसिस। अभी एक और बताऊंगा, उसका नाम है एथेरियोस्क्लेरोसिस। तो अभी मैं बोल रहा हूँ एंजाइना पेक्टोरिस पूछेगा, आपको बोलना है सर ये है आर्टरियोस्क्लेरोसिस। और इसी का आप बता दूं इसमें हो क्या जाता है, कोरोनरी आर्टरी कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती है, सिकुड़ जाती है। कोरोनरी आर्टरी क्या जाती है, सिकुड़ जाती है। मैं मेरे दोस्त में आपको एक चीज़ बता दूं, मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे कि यदि अगर आपको ये सब नहीं मालूम कि कोरोनरी आर्टरी वगैरह क्या है, तो अगर आप मेरे वीडियो यूट्यूब पे मेरा पहला लेक्चर देख रहे हैं, यही मेरे प्लीज़ मेरे जो उसमें मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है, वहाँ पे सारे वीडियो सीक्वेंसली जा रहे हैं। और हमारा टारगेट ही है कि जो भी मैं पढ़ाऊँगा सॉलिड पढ़ाऊँगा और बेसिक टू एडवांस शुरुआत से लेके आखिरी तक ख़त्म करूँगा, तभी मैं चैप्टर को एंड करूँगा। अदरवाइज इस तरह से नहीं पढ़ाऊँगा कि कुछ उठाया उसके बाद कुछ छोड़ो, कुछ दूसरा उठाया, ऐसा बिल्कुल नहीं। बात समझ मेरे दोस्त, इस तरह पढ़ाता हूँ, इसलिए आप सीक्वेंसली देखते रहेंगे, आपको 100% बेनिफिट होगा मेरे दोस्त। ये मेरा वादा है, मेरा भरोसा करिए, ये मेरा वादा है आपको। मैं जितने भी लेक्चर चाहे जिस टॉपिक पर दे रखा हूँ, अगर मेरे लेक्चर को आप देख लिए, अगर उसके वहाँ से आप क्वेश्चन सॉल्व करिए उसी टॉपिक से, अगर आपके क्वेश्चन नहीं सॉल्व होते हैं आके शूट करके चले जाइए मेरे दोस्त। इतना मैं अपने आप पे भरोसा करता हूँ, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये अब देखिए आज मेरे ख्याल से 4th लेक्चर है इस पे किसको हार्ट पे, ह्यूमन हार्ट पे 4 लेक्चर मेरे ख्याल से है। मैंने अभी आपको शुरुआत में बता रखा हूँगा, तो 4 लेक्चर है। बताइए 4th लेक्चर में मैंने आपको आज इतनी ऐसी चीज़ें बताया जो आपको नहीं मालूम थी, लेकिन आपको आज मालूम हो गई। तो इसलिए मेरे दोस्त आप सारा लर्न करते रहिएगा। अगले आते हैं, तो ये हो गया ना, कोरोनरी आर्टरीज में कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती है। और कोरोनरी आर्टरी जानती है ना, ये हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, वो हो जाता है एंजाइना पेक्टोरिस हो गया। मायोकार्डियल इन्फ्लेमेशन, देखिए ये भी, इसका भी रिजल्ट क्या है, सडनली मौत इसका भी रिजल्ट है। और मायोकार्डियल इन्फ्लेमेशन क्या होता है, इसको बोलते हैं हार्ट अटैक। क्या बोलते हैं, हार्ट अटैक। सर इसमें हो क्या जाता है मायोकार्डियल इन्फ्लेमेशन में, तो आप बोलेंगे सर वेंट्रिकल जो है, कौन, वेंट्रिकल ये डैमेज हो जाती है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन नहीं करती है, तो उसे क्या बोलते हैं, हार्ट अटैक हो गया। क्या हो गया, हार्ट अटैक हो गया।
इसको बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन। अगर ये आपको याद हो, मैंने आपको जब हार्ट का सेक्शन पढ़ाया था, ध्यान दीजिए मेरे दोस्त, हार्ट का सेक्शन पढ़ाया था, मैंने आपको वहाँ बताया था एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, इंडोकार्डियम। तो मायोकार्डियम नहीं है, वो डैमेज होती है, जो कि मेन कार्डियक जो मसल कहलाता है यही है, यही डैमेज हो जाता है, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्शन होता वगैरह नहीं है। तो ये कौन हो गया, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, इसे बोलते हैं हार्ट अटैक। मैंने इन सभी को इसलिए लिख दिया ताकि मैं किसी भी डिजीज़ को भूल ना जाऊं, नहीं तो आप सोचेंगे मतलब छूट जाएगा, क्योंकि ब्रेन में हर चीज़ कोई मायने नहीं रखता कि 1 बाय 1 आता रहेगा। बहुत चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, लेक्चर लेते हुए फ्लॉप हो जाती हैं ना। तो ये ह्यूमन नेचर है भाई, हर चीज़ें एडवांस नहीं रहती कि हाँ भाई ये, लेकिन हद तक जैसे एक ही 2 पॉइंट छूटते हैं जो बहुत बारीक होते हैं, अदरवाइज सब लपेट दिया जाता है, ऐसी बात नहीं है, सब लगभग टच कर दिया जाता है, सब पढ़ा दिया जाता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि एक लेक्चर लेने में और एक टीचर के द्वारा इसे लिखा हुआ पढ़ाने में ज़मीन आसमान का अंतर है, ज़मीन आसमान का अंतर है मेरे दोस्त। इस तरह से मुझे मेरा भरोसा है इतना ज़्यादा आपको समझ आएगा। और मतलब इस तरह नहीं जैसे हम लेक्चर देते हैं आपको, ये तो मैंने केवल बीमारी के लिए लिख दिया कि आपसे कोई बीमारी मुझसे ना छूटे। और अदरवाइज मेरे दोस्त जो लेक्चर इसे बोल के पढ़ाया जाता है, लिखा जाता है, वो सब 101% सबसे अच्छा है। टीचिंग मेथड में सबसे अच्छा चीज़ है वही, ताकि एक कन्वर्सेशन बना रहता है गाइड जो हमारे गाइड लोग हैं प्लस ट्रेनर के बीच में बना रहता है, वो इसको जानते हैं। अगला हमारा क्या होता है, कैड। कैड नाम से बहुत जाना जाता है, तो उसका नाम फुल फॉर्म होता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी डिजीज, तो इसी का नाम है एथेरियोस्क्लेरोसिस। क्या, एथेरियोस्क्लेरोसिस। अभी यहाँ क्या था, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, ये है एथेरियोस्क्लेरोसिस। इसमें क्या हो जाता है, जो कोरोनरी आर्टरी नहीं, अभी जिसको वाली बात कर रहा था, कोरोनरी आर्टरी में क्या हो जाता है, साल्ट या कोलेस्ट्रॉल कलेक्ट हो जाता है, साल्ट या कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, जिसकी वजह से ये बीमारी हो जाती है, जिसको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज। हो सकता है आप अपने किसी बुक में फिगर देख रखे हों, ऐसे आपके ब्लड प्रेशर का सेक्शन दे रखा गया है और उसमें इसे पीला पीला जमा के रखा गया है, कोलेस्ट्रॉल को दिखाया गया है, वही कहलाता है कैड डिजीज। मुझे आशा है NCERT में भी दे रखा है मेरे ख्याल से, तो आप जानते रहेंगे उसको। हार्ट फेल्योर क्या होता है, देखिए एक बीमारी और है हार्ट फेल्योर। हार्ट पे इसका भी रिजल्ट क्या है, मौत। इसमें क्या होता है, कोलेजन फाइबर, क्या मेरे दोस्त, कोलेजन फाइबर एक्यूमुलेट हो जाता है, कहाँ पे, वेंट्रिकल रीजन में। कोलेजन फाइबर समझ ना, कोलेजन फाइबर सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन। तो ये क्या हो जाती है, फाइबर इसके जो होते हैं रेशे की तरह, उसमें हमारे वेंट्रिकल रीजन में क्या हो जाते हैं, जम जाते हैं। तो इनके जमने से फ्लेक्सिबिलिटी जो है वेंट्रिकल की वो खत्म हो जाती है। जब खत्म हो जाती है तो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, तो हमारा हार्ट क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, इसे बोलते हैं हार्ट फेलियर। मुझे आशा है आपको क्लियर हो गया होगा। अगला आते हैं हार्ट ब्लॉक। हार्ट ब्लॉक क्या होता है, इसमें बंडल ऑफ फिश आप जानते हैं, आप पिछला लेक्चर देखिए, वहाँ डिटेल में बताया गया, बंडल ऑफ फिश डैमेज हो जाती है, जिससे क्या होता है, हार्ट ब्लॉक हो जाता है। बंडल ऑफ फिश के डैमेज होने से जानते हो क्या होता है मेरे दोस्त, जो हमारा आर्किल है तो कॉन्टेक्ट रिलैक्स करता है, लेकिन वेंट्रिकल कॉन्टेक्ट नहीं करता, क्योंकि आप जानते हैं बंडल ऑफ फिश ही डिस्ट्रीब्यूट होता है पुर्गंजे फाइबर के रूप में, जिसे पूरा वेंट्रिकल कॉन्टेक्ट करता है, ये नहीं होता। अगली बात क्या होता है सर, रूमेटिक हार्ट डिजीज। क्या होता है, रूमेटिक हार्ट डिजीज। सर इसमें क्या होता है, एक बैक्टीरिया है, इस नाम याद रखिएगा, स्ट्रेप्टोकोकस वेरिडेंस। स्ट्रेप्टोकोकस वेरिडेंस ये क्या करता है, जो छल्ले नहीं होते, जिसको नामी लोग छल्ला बोलते हैं, वाल्व को डैमेज कर देता है, वाल्व को डैमेज कर देता है, इसको जानते हैं। अगला कोरोनरी थ्रोम्बोसिस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, देखो कोरोनरी ध्यान रखना, थ्रोम्बोसिस यही अभी जो बात करता है, जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, जैसे ये है सब ब्लड वेसल्स। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कलाट बन जाए, क्या बन जाए, कलाट, ब्लड कलाट। थ्रोम्बोसिस क्या होता है, कलाट। मेरा जाके लेक्चर देखिए, ब्लड पे 2.25 घंटे का लेक्चर पड़ा हुआ है, ब्लड पे केवल कंप्लीट ब्लड है, तो इससे वो कलाट बन जाता है, जिससे क्या होता है, फ्लो जो होता है वो रुक जाता है, इसी को बोलते हैं क्लॉटिंग इन कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी में क्लॉटिंग हो जाती है ब्लड की, जिसे बोलते हैं कोरोनरी थ्रोम्बोसिस डिजीज। इसका रिजल्ट क्या है, मौत। तो मेरे दोस्त ये सभी, अच्छा इन सभी में से कुछ भी हो सकता है मौत है, लेकिन नामी लोग क्या जानते हैं कि उनको हार्ट अटैक हो गया, उनको हार्ट अटैक हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं। लेकिन आप तो जान ही रहे ना, ये दोनों यही नॉर्मल, बाकी ये सब एक जैसा नहीं, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। यही डिफरेंस जाना ही आपको विद्वानी का लक्षण देगा, नहीं तो नॉर्मली हर कोई कहता है कि हाँ हमको हार्ट से प्रॉब्लम थी, मर गए, हार्ट से प्रॉब्लम थी, उसमें भाई क्या ये सारी चीज़ें हैं, तो इसको आप याद रखेंगे मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए आगे।